मेरा नाम वंदना है। ये बात जब की है जब मैं बड़े अरमानों के साथ अपनी बहू को इस घर में दुल्हन बनाकर लेकर आई थी, मगर मुझे नहीं पता था कि मेरी बहू के मनहूस कदम मेरे घर की खुशियों को छीन लेंगे। मैंने अपने बेटे से बहुत मना किया था कि वो इस लड़की से शादी ना करे, क्योंकि मेरा एक ही बेटा था जिससे मैं बहुत मोहब्बत करती थी। उसने हमेशा मेरा कहना माना था, लेकिन जिस दिन से उसकी मुलाकात इस लड़की से हुई थी, मेरे बेटे के रंग ढंग पूरी तरह से बदल गए थे। जब मेरी शादी हुई थी तो मैं बहुत खुश थी, हर दुल्हन की तरह। और हर दुल्हन की तरह मुझे भी ये नहीं पता था कि ससुराल वालों का बिहेवियर मेरे साथ कैसा होगा। मेरे ससुराल वालों ने अगले दिन से ही मेरा जीना दुश्वार कर दिया था। मेरी सास का मूड मेरी तरफ से हमेशा खराब रहता था। पति अपनी माँ के कहने में लगा रहता था। ससुर थे तो उनको भी मेरी सास ने अपनी मुट्ठी में किया हुआ था। मैं हमेशा अपने ससुराल वालों की कदर, इज्जत और मोहब्बत की मोहताज रही थी। मुझे नहीं पता था कि मैं इन लोगों के लिए कितना ही कुछ क्यों ना करूं, मगर ये लोग ना तो मुझे इज्जत देंगे, ना मोहब्बत और ना ही कदर। अगर लड़की को पता हो कि आने वाले समय में उसके साथ क्या होने वाला है, तो वो कभी भी शादी जैसा कदम नहीं उठाएगी। मगर कुछ लोगों को मैंने ये भी कहते सुना है कि हर लड़की की किस्मत एक जैसी नहीं होती। कुछ लड़कियों की किस्मत ऐसी भी होती है जो चमक उठती है, उससे सभी लोग मोहब्बत करते हैं। और कुछ तो ऐसी होती हैं जो अपनी तकदीर ससुराल जाने के बाद खुद ही बना देती हैं, जो अपने ससुराल वालों को अपने पति सहित अपनी उंगलियों पर नचाती हैं और उसके ससुराल वाले खामोशी से सब कुछ बर्दाश्त करते हैं। मेरी ससुराल में तो मैं कभी प्यार हासिल न कर सकी थी। हमेशा मैंने अपनी ससुराल वालों के लिए वही सब कुछ किया था जो उनको पसंद होता था। मेरी 4 नंदे थीं और चारों ही मेरे लिए बहुत बड़ी मुसीबत साबित हुई थी। मेरी सास के साथ मिलकर उन्होंने मुझे तंग करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मेरा पति मुझसे बहुत मोहब्बत करता था, बस यही बात मेरे ससुराल वालों को अच्छी नहीं लगती थी। मेरा ससुर तो मेरे पति के साथ ही किराना स्टोर पर जाया करते थे। सारी मेहनत मेरे पति की होती थी, लेकिन फिर भी मेरे ससुर दुकान का सारा हिसाब अपने हाथ में रखते थे। मेरे पति को उन्होंने कभी भी अलग से पैसे नहीं दिए थे। घर का सारा खर्चा भी वो अपने हाथ में ही रखते थे और सारा सामान भी खुद ही देकर आया करते थे। अलग से अगर मुझे कुछ खरीदने की ज़रूरत होती या मेरे पति मेरे लिए कुछ लेकर आना चाहते, तो उनके पास इतने पैसे ही नहीं होते थे। 1-2 बार मेरे पति ने मेरी कुछ ज़रूरतें पूरी करने के लिए अपनी दुकान से कुछ पैसे अपने पिता की इजाज़त के बिना निकाल लिए थे, जिस पर मेरे ससुर जी ने बहुत हंगामा किया था और इस बात का इल्ज़ाम मेरी सास ने मुझे दे दिया था। उनका कहना था कि इसकी वजह से ही मेरे बेटे ने दुकान से पैसे चुराए होंगे और इसकी ज़रूरतें ही इतनी है कि कभी पूरी ही नहीं होती। आज उसने इसकी खातिर चोरी की है, कल को किसी का कत्ल भी कर देगा, मगर इस समय मेरी तो कोई गलती ही नहीं थी। मैं बार बार अपनी सास को समझाने की कोशिश कर रही थी कि मैंने आपके बेटे से ऐसा कुछ भी नहीं कहा, लेकिन वो तो कुछ समझने के लिए तैयार ही नहीं थी। इस घर में अगर किसी को मामूली सी चोट भी लग जाती थी तो उसका इल्ज़ाम मुझे ही दिया जाता था। एक दिन तो मेरी सास की बहुत तबीयत खराब हो गई। मैंने उनकी सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। घर का सारा कामकाज भी मैं खुद ही करती थी। मेरी चारों नंदे एक तरफ को बैठकर मुझे काम बताती रहती थी और मैं काम में बहुत बुरी तरह से उलझी हुई थी और अपनी सास को दवाई देने में मैंने 5 मिनट की देरी कर दी, जिस पर मेरी सास ने मेरे पति के घर आते ही उनको मेरे खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया और कहा कि बेटा, मैं तो कब से ठीक हो जाऊं अगर तुम्हारी पत्नी मुझे फिक्र से और टाइम पर दवाई दे दिया करे तो। तुम्हारी बहनों को तो घर के कामों से ही फुर्सत नहीं मिलती। तुम्हारी पत्नी को सिर्फ एक काम दिया गया है, उस पर भी वो ध्यान नहीं देती, जिस पर मेरे पति ने मुझे बहुत डांटा था। मगर मैं उनको बार बार कह रही थी कि मैं तो अम्मा जी को दवाई टाइम से देने के लिए आ रही थी, मगर किसी न किसी काम में उलझ जाती हूँ, इसीलिए देर हो गई। उस दिन घर में बहुत बड़ा हंगामा हुआ था। इस छोटी सी बात पर मेरे पति ने मुझ पर हाथ तक उठा लिया था, क्योंकि मेरा सफाई देना उन्हें लगता था कि मैं उनके साथ बदतमीजी कर रही हूँ, क्योंकि अपनी माँ के बारे में तो वो कुछ भी सुन नहीं सकते थे। वक्त इसी तरह से गुजरता गया और ऐसे ससुराल में मैंने बड़ी मुश्किल से गुजारा किया, जो मुझे ससुराल नहीं बल्कि किसी नर्क का रूप लगती थी। यहाँ मेरे साथ कुछ ऐसा ही सुलूक होता था। मैंने हर तरह से अपने ससुराल वालों को खुश करने की कोशिश की, मगर मुझसे कोई भी खुश नहीं हुआ। हमेशा मुझे इस घर में बेइज्जत ही किया गया। इसीलिए मैंने सोच लिया था कि आने वाले समय में मैं अपने दिल को तसल्ली ज़रूर दूंगी।
अपनी ज़िंदगी के कई साल मैंने इसी तरह से बर्बाद कर दिए थे। अपने पति के साथ मुझे जो अच्छा समय गुजारना था वो मैंने अपने ससुराल वालों की सेवा में गुजार दिया था, और फिर भी मुझे इसका कोई अच्छा सिला नहीं मिला था। फिर मेरी ज़िंदगी में मेरा बेटा आ गया, जिसको मैं अपना सब कुछ मानने लगी। उसका नाम मैंने बड़े प्यार से आर्यन रखा था, और वो दिखने में बिल्कुल मेरी तरह था, इसलिए ज़्यादातर मेरा ही बेटा लगता था। मैंने उसकी परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। मेरा बेटा सिर्फ 2 महीने का था जब मेरी सास की मौत हो गई। वो छत पर गई थी किसी काम के लिए, और अचानक उनका पैर सीढ़ियों से फिसला तो वो नीचे गिर गईं। उनके जाने के बाद मेरी ज़िंदगी में कुछ सुकून आया था, क्योंकि घर की मुखिया तो वही थी जिन्होंने घर का माहौल सबसे ज़्यादा मेरी तरफ से ख़राब किया हुआ था। पत्नी के मरने के बाद मेरे ससुर जी को अपनी बेटियों की फिक्र हुई। उन्होंने एक एक करके अपनी 4 बेटियों की शादी कर दी, यहाँ तक कि उन्होंने अपनी दुकान भी बेच दी और अपनी बेटियों को उनकी ससुराल का कर दिया। इस सब में भी नुकसान मेरा और मेरे पति का ही हुआ था। सास दुनिया से चली गई थी, नंदे अपनी अपनी ससुराल जा चुकी थी। मेरे पति से उनके पिता ने दुकान भी छीन ली थी, जिसमें से उनको कुछ नहीं दिया गया था। अब मेरे पति के पास इस घर के अलावा और कुछ भी नहीं था। मैं अब भी अपने ससुर जी की सारा दिन सेवा किया करती थी। उनकी बेटियों की तो जब से शादी हुई थी वो अपने पिता और भाई की तरफ पलटती भी नहीं थी। ऐसी गरीबी की हालत में बेटे की परवरिश भी ठीक से नहीं हो पा रही थी, लेकिन फिर भी मैंने सब कुछ अच्छे से मैनेज कर लिया था। मैं 2-3 बार अपने मायके चली गई। मेरे माता पिता ने मुझे बहुत सपोर्ट किया था। उन्होंने मुझे कई बार मेरी ज़रूरत के मुताबिक पैसे दिए थे। यहाँ तक कि कुछ समय के बाद उन्होंने मेरे पति को उनका कारोबार करने के लिए भी पैसे दिए थे। मेरे पति सामान खरीद लाए थे और उन्होंने बाजार में छोटी सी दुकान किराए पर ले ली, और वो अब उसमें अपना जर्नल स्टोर खोलकर बैठ गए थे। इस तरह मेरी गृहस्थी चल निकली थी। मेरे ससुर जी अब बहुत बीमार रहने लगे थे, हमेशा बिस्तर पर पड़े रहते थे। मेरी सेवा देखकर उनका मन खुश होता था, और यह एहसास होता था कि उनके पूरे परिवार ने मेरे साथ जो कुछ भी किया वो गलत था। फिर एक दिन वो भी इस दुनिया को छोड़कर चले गए, और अब हम दोनों पति पत्नी अपने बेटे के साथ सुकून की जिंदगी गुजार रहे थे। बहुत लंबा कठिन समय गुजारने के बाद मेरी जिंदगी में अब कुछ सुकून आया था। आर्यन के बाद मुझे दूसरी औलाद नहीं हुई, लेकिन हमारा एक बेटा भी हमारे लिए काफ़ी था। मेरे घर वालों की मदद से मेरे पति की दुकान बहुत अच्छी चल रही थी। मेरे पति हमेशा ही मेरे माता पिता के शुक्रगुजार रहे हैं, क्योंकि उन्होंने हमेशा मेरे पति का साथ दिया था। अगर मेरा साथ किसी ने नहीं दिया था तो वो मेरे पति थे। उन्हें अपने माता पिता के मरने के बाद इस बात का एहसास हो गया था कि मैं उनके लिए कितनी ठीक हूँ। फिर वक्त इसी तरह से गुजरता गया। हम दोनों पति पत्नी ने मिलकर अपने बेटे की परवरिश बहुत अच्छे से की। मेरे पति ने अपनी मेहनत के साथ अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया, उसकी हर ख्वाहिश को पूरा किया। मैं भी अपने बेटे के आगे पीछे घूमती रहती थी। वो दिन ब दिन इतना सुंदर होता जा रहा था कि मैं उसको देख देख कर खुश होती रहती थी, और अपने आप पर गर्व महसूस करती थी कि मैं इतनी सुंदर बेटे की माँ हूँ। मेरा बेटा घरेलू सामान बनाने वाली फैक्ट्री में नौकरी करने लगा। वहाँ पर उसकी सैलरी अच्छी थी। बेटा जवान हुआ तो मेरे पति की उम्र हो गई। वो बीमार रहने लगे थे। बीमार तो मैं भी रहने लगी थी, लेकिन इतनी नहीं जितने मेरे पति हो गए थे। बस मैं सारा दिन उनकी सेवा में लगी रहती थी। हमने अपने बेटे को इस काबिल तो कर दिया था कि वो अपने पैरों पर खड़ा हो चुका था, मगर मैंने अपने बेटे को बिल्कुल अपने पति की तरह बनाया था, जो हमेशा मेरा ही कहना मानता था। मैं अपने बेटे से जैसा कहती वो वैसा ही किया करता था। मैंने उसे अपनी मुट्ठी में करके रखा हुआ था। मैं नहीं चाहती थी कि मेरा बेटा मुझसे दूर हो जाए। कुछ समय के बाद मैं अपने बेटे की शादी करने का सोच रही थी, लेकिन अपने पति की बीमारी देखते हुए मैं चाहती थी कि उसकी शादी जितनी जल्दी हो जाए उतना ही अच्छा रहेगा। मेरे पति को भी अपने इकलौते बेटे की शादी देखने का बहुत शौक था। उन्होंने मुझसे कहा कि बेटे के लिए लड़कियां तलाश करना शुरू करो, इसलिए मैंने कुछ रिश्ता कराने वाली औरतों से बात कर ली थी। मेरा बेटा बहुत अच्छा था, इसलिए मुझे लड़की भी अच्छी ही चाहिए थी। फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए एक बार मुझे अपने बेटे से भी पूछना था कि उसे तो कोई लड़की पसंद नहीं है, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि उसको ऐसा लगे कि उसकी माँ हमेशा हर बात में अपनी ही बात मनवाती है। लेकिन मुझे पूरा भरोसा था कि उसे कोई लड़की पसंद नहीं होगी। वैसे भी वो उन लड़कों में से नहीं था जो काम से हटकर दूसरी बातों में अपना दिमाग लगाते हैं। उसकी जिंदगी का लक्ष्य सिर्फ एक ही था,
अपने माता पिता को एक खुशहाल और सुकून भरी जिंदगी देना। मैंने अपने बेटे से जब उसकी मर्जी जाननी चाहिए तो उसने मेरी उम्मीद के मुताबिक यही कहा था कि माँ, जिस लड़की के साथ आप मेरी शादी करवाना चाहती हो, मैं उसके साथ खुशी खुशी शादी कर लूँगा। मुझे कोई लड़की पसंद नहीं है। ऐसा सुनकर मुझे बड़ी खुशी हुई थी और फिर मैंने अच्छी सीधी सादी और मासूम लड़की तलाश करने में अपनी जी जान लगा दी थी। मैं अपने बेटे की शादी किसी ऐसी लड़की से करवाना चाहती थी जो काम में बहुत परफेक्ट हो और घर में मुंह बंद करके रहती हो, लेकिन अभी तक मुझे कोई ऐसी लड़की नहीं मिल रही थी। मैं जिस लड़की को देखने जाती उसके ऊपर से मुझे चालाकी छलकती हुई दिखाई देती थी, इसीलिए मैं हर लड़की को रिजेक्ट कर दिया करती थी। मेरे पति बार बार मुझसे कहते थे कि तुम्हें अभी तक बेटे के लिए कोई लड़की पसंद क्यों नहीं आती है, तुम इतनी इतनी अच्छी लड़कियों को रिजेक्ट कर देती हो, आखिर तुम क्या चाहती हो। मगर मैं उनको क्या बताती कि मैं कैसी लड़की को अपनी बहू बनाना चाहती थी। फिर मुझे एक दिन एक लड़की अपने बेटे के लिए पसंद आ ही गई, जो बहुत भोली भाली और मासूम सी थी, लेकिन बहुत सुंदर थी। मैंने जब उसके परिवार वालों से उसका रिश्ता मांगा तो उन लोगों ने फौरन ही रिश्ते के लिए हाँ कर दी और उन लोगों ने शादी भी जल्द से जल्द करने को कहा था। लेकिन इस दौरान मेरे पति की तबीयत कुछ ठीक नहीं चल रही थी। मैं चाहती थी कि मेरे पति की तबीयत ठीक हो जाए, लेकिन वो तो दिन ब दिन बीमार होते जा रहे थे। उनका इलाज अच्छे अस्पताल में चल रहा था। अब वो पूरी तरह से बिस्तर पर लग गए थे। एक तरफ मैं शादी की तैयारियों में जुटी हुई थी तो दूसरी तरफ अपने पति की तबीयत बेहतर करने में लगी हुई थी। मेरे बेटे की शादी में 1 हफ्ता रह गया था। उससे पहले ही मेरे पति की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई कि हम सब लोग डर गए थे। मेरे पति को बचाने की हर तरह से कोशिश की गई, मगर उनकी तबीयत नहीं संभल सकी और फिर वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए। दरअसल उनको हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी थी, जिसके चलते उनकी तबीयत अचानक कभी भी ख़राब हो जाती थी, लेकिन इस बार उनकी तबीयत ख़राब हुई तो ठीक ना हो सकी। मेरे हमसफ़र मुझे छोड़कर जा चुके थे, लेकिन इस हालत में मुझसे मेरे बेटे ने वादा किया था कि वो हमेशा मेरा ख्याल रखेगा और अब मेरे पास भी बेटे के अलावा कोई दूसरा सहारा नहीं था। मैं जो अपने बेटे की शादी होने की खुशियां मना रही थी, अब वो सब मातम में बदल चुकी थी। मेरे बेटे की शादी तभी हुई जिस तारीख में तय हुई थी, मगर उसकी शादी में वो अब मज़ा नहीं रहा था जो होना चाहिए था। मेरे पति अपनी इकलौते बेटे की खुशियां नहीं देख सके थे और अब मैं अपनी बहू को बड़े अरमानों के साथ अपने घर में विदा करके ले आई थी। बेटे की शादी तो खूब धूमधाम से ना हो सकी, मगर मैंने अपने बेटे की शादी में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। उसकी शादी की तैयारियां तो मैं पहले ही कर चुकी थी। सब लोग मेरी बहू को देखकर बहुत तारीफ कर रहे थे कि बहू तो तुम बहुत सुंदर लेकर आई हो। मेरी बहू का नाम मोनिका था और मोनिका के साथ मेरा बेटा अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत कर चुका था। मैंने सोच लिया था कि मैं कभी भी अपनी बहू को अपने बेटे पर हावी नहीं होने दूंगी, इसलिए मैंने शुरू से ही उसे अपने इशारों पर नचाना शुरू कर दिया था। वो नई नवेली दुल्हन थी तो क्या हुआ, मैंने उसको घर के सारे तौर तरीके और घर के सारे कामकाज अच्छे से समझा दिए थे ताकि वो पूरी गृहस्थी को अपने हाथ में ले ले। कभी कभी मुझे अपने पति की भी याद आया करती थी तो मैं अफसोसमंद हो जाती थी। मेरा बेटा मुझे तसल्ली दिया करता था, कहता था कि माँ आप फिक्र मत करो, मैं आपके साथ हूँ ना। और फिर अब तो हमारे घर में मोनिका भी आ गई है आपका ख्याल रखने के लिए। मैंने यही मौका देखते हुए अपने बेटे को बहू के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया और कहा कि बेटा, तुम्हारी पत्नी घर का कोई काम नहीं करती, सारा दिन अपने कमरे में घुसी रहती है। अपनी पत्नी से कहो कि ज्यादा नई नवेली दुल्हन ना बने। हमने भी शादी के नए दिनों से ही घर के कामकाज अच्छी तरह से संभाल लिए थे। मैं तो काफी दिनों से सोच रही हूँ कि बहू से कुछ न कहूँ, लेकिन तुम्हारे पिताजी की याद मुझे बीमार बनाकर सता रही है। तुम तो जानते हो कि जब से तुम्हारे पिताजी इस दुनिया से गए हैं मैं कितना बीमार रहने लगी हूँ। हमेशा मेरी टांगों में दर्द रहता है, मुझसे कोई काम नहीं होता। अब इस घर को संभालना तुम्हारी पत्नी की ही तो जिम्मेदारी है, उसे अपनी जिम्मेदारी को अच्छी तरह से समझना चाहिए। मेरी बात सुनकर तो मेरा बेटा शर्मिंदा हो गया था। वो मेरे सामने तो अपनी पत्नी को कुछ नहीं कहना चाहता था, लेकिन मैं जानती थी कि कमरे में जाने के बाद वो अपनी पत्नी की क्लास लगा देगा। उसके बाद हर दिन से मेरी बहू घर के काम को अच्छी तरह से करती थी और मैं रानी बनकर उस पर हुक्म चलाया करती थी। जिंदगी बड़े सुकून से और अच्छी गुजर रही थी। शादी के 3 महीने बाद ही मेरी बहू को माँ बनने की खुशी मिली, तो प्रेगनेंसी के दिनों में भी मैंने उसे सुकून पर नहीं छोड़ा था
उससे घर का हर काम लिया था। वो बहुत सीधी सादी थी, मुझसे कुछ नहीं कहती थी, बस जैसा मैं कहती चुपचाप वही कर लिया करती थी। मेरी बहू बहुत अच्छा खाना बनाया करती थी, लेकिन मैं अपनी पुरानी जिंदगी की भड़ास अपनी बहू पर निकाल रही थी। मैं जानबूझकर उसके बनाए हुए खाने में कमी निकाल दिया करती थी और बहू को हमेशा किसी न किसी बात पर ताने देती रहती थी। बहू ने कई बार मेरे बेटे से मेरी शिकायत की। जब भी मेरा बेटा मुझसे उसकी शिकायतों में आकर बात करने के लिए आया, मैंने उसको रो रो कर डराना शुरू कर दिया। मेरे आंसू देखने के बाद कभी उसकी हिम्मत ही नहीं हुई थी कि मुझे कुछ भी कहने की। उल्टा वो अपनी पत्नी को ही डांट दिया करता था और उससे कहता था कि बर्दाश्त करना सीखो, मेरी माँ दिल की बुरी नहीं है। बहू अपने पति की कही हर बात को खामोशी से बर्दाश्त करती थी। फिर उसकी हिम्मत ही नहीं हुई अपने पति से मेरी शिकायत करने की। कुछ समय के बाद मेरी बहू ने बेटे को जन्म दिया। अपने पोते को अपनी गोद में लेकर मैं बहुत खुश हुई थी। मैंने अब अपना सारा प्यार अपने पोते पर लुटाना शुरू कर दिया था, मगर इस दौरान मुझे अपनी बहू से नफरत होने लगी थी, क्योंकि बेटा होने के बाद मेरे बेटे आर्यन का सारा ध्यान और प्यार सिर्फ उसके बच्चे और पत्नी पर था। वो ऐसी कंडीशन में अपनी पत्नी का भी बहुत ख्याल रख रहा था। अब मुझे अपनी बहू बहुत बुरी लग रही थी। मैंने आर्यन के घर से जाते ही बहू के साथ बुरा व्यवहार रखना शुरू कर दिया। मैंने उससे कहा कि चलो उठो, अब बहुत कर लिया आराम। तुम दुनिया की इकलौती ऐसी औरत नहीं हो जिसने ऑपरेशन से बच्चे को जन्म दिया है। ऐसी बहुत सी औरतें हैं जिनका ऑपरेशन होता है, मगर वो सारा दिन आराम नहीं करती। उठो और घर के काम देखो। मेरी बहू की आंखों में आंसू आ गए। वो कहने लगी कि माँ जी, मैं अभी ठीक नहीं हूँ, मुझसे तो ठीक से बैठा भी नहीं जा रहा, मैं घर के काम कैसे करूँ। मैंने उसके बच्चे को गोद में लिया और कहा कि तुम्हारे बेटे का ध्यान भी मैं रख रही हूँ, तो क्या तुमसे घर का कोई काम भी नहीं हो रहा। बहू खामोश हो गई और वो हिम्मत करके उठी। उसने धीरे धीरे शाम तक सारे काम खत्म कर लिए थे। जैसे ही आर्यन के आने का समय हुआ, मैंने बहू को उसके बच्चे के साथ कमरे में भेज दिया और खुद हाथ में झाड़ू लेकर खड़ी हो गई, ताकि बेटे को लगे कि सुबह से मैं ही सारे काम कर रही हूँ। इसी तरह कई दिन गुजर गए। मेरा पोता 1 साल का हो गया था। मेरी बहू अभी भी मुझसे दबकर रहती थी और बेटा हमेशा मेरी जी हुजूरी करता था। मेरी बहू को दोबारा से माँ बनने की खबर मिली और इस बार उसने बेटी को जन्म दिया। मेरे पोता पोती से मैं बहुत प्यार करती थी, इसलिए ज्यादातर वो मुझसे ही लगते थे, अपनी माँ के पास कम ही जाते थे। बहू को वैसे भी घर के कामों से कहाँ इतनी फुर्सत होती थी जो वो अपने बच्चों का ख्याल रख सके। इस पर भी मेरी बहू और बेटे में झगड़ा होता था। मेरा बेटा बहू को डांटता था, तुम आखिर करती क्या हो सारा दिन घर में? मैं माँ को ही सारे काम करते हुए देखता हूँ, बच्चे भी सारा दिन माँ के पास ही होते हैं। इस पर बहू रोने के अलावा कुछ नहीं कहती थी और मुझे ये सब देखकर बड़ी खुशी मिलती थी कि मेरा बेटा अभी तक मेरी ही तरफदारी करता है। वक्त इसी तरह से गुजरता गया और मेरे पोता पोती देखते ही देखते काफी बड़े हो गए और अभी तक बहू का वही हाल था। एक दिन मेरे बेटे के साथ एक बड़ा ही भयानक हादसा हो गया। मेरा बेटा हर दिन अपनी फैक्ट्री के कपड़े पहनकर फैक्ट्री जाया करता था। उस दिन भी वो फैक्ट्री जाने के लिए अपनी बाइक पर घर से निकल गया था, लेकिन वहां से घर लौटते समय उसकी बाइक का एक्सीडेंट हो गया, जिसकी वजह से आर्यन की मौत हो गई। जब आर्यन की मौत की खबर हमें मिली तो हम सब लोग शॉक्ड रह गए थे। फिर एम्बुलेंस के जरिए मेरे बेटे की लाश को घर लाया गया, जिसे देखकर हम सब की चीखें निकल गई थी। अपने बेटे की लाश अपनी आंखों के सामने देखकर मैं बहुत रोई थी। इतना तो मैं अपने पति की मौत पर भी नहीं रोई थी जितना अपने बेटे के लिए रो रही थी। सारी जिंदगी मेरे बेटे ने कभी मुझसे ना तो बदतमीजी से बात की थी और ना ही कभी ऊंची आवाज में बात की थी। एक मेरे पति थे जिन्होंने कई बार मेरा दिल दुखाया था, लेकिन एक मेरा बेटा ही था जिसने कभी मुझे नाराज नहीं किया था। मुझे मेरा बेटा जान से भी ज्यादा प्यारा था, लेकिन उसके साथ जो हुआ उसने मुझे अंदर से तोड़कर रख दिया था। मगर मुझसे ज्यादा बुरा हाल तो मेरी बहू का था। वो रो रो कर बेहाल हो चुकी थी। आखिरकार मेरा बेटा उसका सुहाग था और आज मेरी बहू विधवा हो चुकी थी। मैं तो काफी उम्र में आकर विधवा हुई थी, इसलिए मैं उसकी तकलीफ को अच्छी तरह से जान सकती थी, लेकिन उसका दुख ज्यादा बड़ा था। उसके बच्चे अभी छोटे छोटे थे। ऐसे में मेरी बहू बेचारी कैसे खुद को संभालेगी? मुझे उस पर तरस आ रहा था। मेरे बेटे के अंतिम संस्कार के बाद घर में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया था। इस घर में जो हमेशा बच्चे चहल पहल करते रहते थे, अब बच्चे भी पूरी तरह से खामोश हो गए थे। मेरा पोता 14 साल का था और पोती की उम्र 12.5 साल थी। दोनों ही बच्चे अपने पिता को बहुत याद किया करते थे
और बहू तो ऐसी हो गई थी जैसे जिंदा लाश हो। मुझे अपनी बहू पर रहम आया तो मैं उसके पास चली गई और मैंने उसको तसल्ली दी और कहा कि बेटा सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन अब कहाँ कुछ ठीक हो सकता है। मरने वाला इंसान कभी लौट कर वापस नहीं आता, लेकिन वक्त के साथ साथ अपने आप को संभालना पड़ता है। जो लोग हमें छोड़कर चले जाते हैं उनके बिना जीना पड़ता है। वक्त के साथ साथ हम सब लोगों को आर्यन के बिना रहना आ गया था, लेकिन उसके जाने के बाद हमारे घर के हालात बहुत ख़राब हो गए थे। अब हमारे घर में उसके अलावा कोई दूसरा मर्द नहीं था। मेरे बेटे का बेटा अंशुमन था जो अभी कमाने लायक नहीं था और मेरी उम्र हो चुकी थी। मैं इस उम्र में कहाँ अब कोई काम करती थी। बहू ही तो सब कुछ देखती थी, उसने ही इस घर को अच्छी तरह से मेंटेन किया हुआ था। लेकिन अब तो कुछ नहीं हो सकता था। जितने पैसे घर में मौजूद थे वो सारे पैसे भी दिन गुजरने के साथ साथ ख़त्म हो चुके थे। इधर दोनों बच्चे भी स्कूल नहीं जा रहे थे क्योंकि उनके स्कूल की फीस चढ़ गई थी और अब तो घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं था। मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही थी। मैंने आवाज़ लगाई कि मोनिका मुझे खाने को कुछ दे दो। तभी बहू बाहर आई और कहने लगी कि माँ जी किचन में राशन की कोई भी चीज़ नहीं है। आज मैं क्या बनाऊँ? आज तो घर में कुछ भी खाने का नहीं है। यहाँ तक कि मैंने बच्चों को भी कुछ नहीं खिलाया। अब मैं गहरी सोच में पड़ गई थी कि मैं क्या करूँ। बहू कांपते हुए मेरे पास आई और कहने लगी कि माँ जी मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। मैंने कहा कि हाँ बोलो, क्या कहना चाहती हो? तो उसने अपनी नज़रें झुकाकर कहा कि घर के हालात देखते हुए मुझे लगता है कि मुझे नौकरी कर लेनी चाहिए। मैंने फौरन ही बहू की तरफ नज़र उठाकर देखा। मैंने कहा कि नहीं नहीं, तुम्हें नौकरी करने की क्या ज़रूरत है। मैं तुम्हें नौकरी करने नहीं दूंगी। लोग क्या कहेंगे कि आर्यन की पत्नी उसके मरने के बाद नौकरी करती है। मोनिका कहने लगी तो फिर मैं अपने बच्चों को भी भूखा नहीं देख सकती। और आप भी तो बीमार रहती हो, आपको भी दवाई की ज़रूरत है। आपके जोड़ों में दर्द होता है, किसी दिन ज़्यादा दर्द हो गया तो आपको दवाई नहीं मिल पाएगी। माँ जी मैं आपसे विनती करती हूँ, मुझे नौकरी करने दीजिए ना। अगर मैंने नौकरी नहीं की तो हमारा घर कैसे चलेगा। जब से आर्यन इस दुनिया से गए हैं एक एक दिन हमारे लिए जीना मुश्किल हो गया और अभी तो पूरी जिंदगी पड़ी है। हम इतनी लंबी जिंदगी को उनके बिना कैसे गुजारेंगे। बहू बात तो बिल्कुल ठीक कह रही थी। अपने दिमाग पर जोर डालने के बाद मैंने उसे नौकरी करने की परमिशन दे दी थी। मैंने कहा लेकिन तुम कौन सी नौकरी करोगी, मतलब क्या काम करना चाहती हो तुम? तो उसने कहा कि माँ जी आपको लगता है कि मैं घर संभाल सकती हूँ, मगर मैं एक पढ़ी लिखी गृहिणी हूँ जो घर संभालने के साथ साथ बाहर के भी कामकाज कर सकती हूँ। मेरी बहू ने एक प्राइवेट स्कूल में टीचिंग की नौकरी करनी शुरू कर दी थी। एक हफ्ते नौकरी पर जाने के बाद उसे एडवांस सैलरी मिल गई थी क्योंकि वहाँ वो बहुत लगन के साथ नौकरी कर रही थी। और फिर उसके बाद धीरे धीरे उसको हर महीने की सैलरी मिलने लगी तो घर का खर्चा कुछ मेंटेन हो गया था। बहू घर का सारा काम सुबह सवेरे उठकर कर लिया करती थी, यहाँ तक कि मेरे लिए चाय भी बनाकर रख जाती थी। उसके बाद वो स्कूल चली जाती थी और दोपहर को आने के बाद शाम का खाना बनाया करती थी। लेकिन मैं एक बात नोटिस कर रही थी कि जिस दिन से बहू ने स्कूल में नौकरी करना शुरू किया था वो बड़ी बदली बदली सी लगने लगी थी। पहले वो कभी कभी सूट पहन लिया करती थी, मगर अब तो सूट पहनती ही नहीं थी, ज़्यादातर साड़ी ही पहनती थी और साड़ी का पल्लू हमेशा अपने सर पर रखे रहती थी। उसके सर से बिल्कुल भी पल्लू नहीं हटता था। कुछ दिन और इसी तरह से गुजर गए। एक दिन मेरी पोती ने मुझे बताया कि दादी माँ मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। मैंने उसकी बात बड़ी गौर से सुनी। हाँ बेटा बताओ, क्या बताना चाहती हो? तो उसने कहा कि दादी मैं एक रात में पानी पीने के लिए उठी तो जग में पानी नहीं था, इसलिए मैं बाहर से पानी पीने के लिए चली गई। लेकिन मम्मी के कमरे से मुझे खटर पटर की आवाज़ आ रही थी। ये बात तो 2-3 रात पहले की है, लेकिन कल रात मुझे ऐसा लगा जैसे हमारे घर के दरवाजे पर कोई था। पता नहीं क्यों कुछ दिनों से मुझे रात को बहुत डर लगने लगा है। ऐसा लगता है कि हमारे घर में कोई आता है या फिर हमारे घर से कोई जाता है। मैंने अपनी पोती आराध्या की बात पर ध्यान दिया और कहा क्या तुम सच कह रही हो? आराध्या कहने लगी कि जी दादी माँ मैं सच कह रही हूँ। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं आता तो आप सारी रात जागकर देख लेना, क्योंकि ऐसा मैं कई रातों से नोटिस कर रही हूँ। आराध्या की बात मुझे कुछ अजीब लगी थी। हम इस घर में नए रहने वाले तो नहीं थे, कई सालों से रहते आ रहे थे और इतने सालों में तो मैंने अपने घर में कभी दिन में या रात में भी कुछ अजीब नहीं देखा या महसूस किया था।
उसी रात मैंने जागकर गुजारी और देखना चाहा कि आखिर हमारे घर में ऐसा भी क्या हो रहा है जो मेरी पोती को महसूस होता है। मैं काफी देर तक जागती रही, लेकिन ऐसा कुछ अजीब सा मुझे महसूस नहीं हुआ। कोई आता जाता मुझे नहीं लगा, मगर एक बात थी, वो ये कि मोनिका के कमरे में सच में खटर पटर की आवाज आ रही थी, जैसे वो धीरे से अपनी अलमारी खोल रही हो या फिर कमरे के अंदर चल फिर रही हो। क्योंकि रात में ज्यादा शांति होने की वजह से धीमी सी आवाज भी साफ सुनाई देती है, और फिर सर्दियों की रातें तो वैसे भी बड़ी शांति वाली होती हैं। मेरे पोता पोती ज्यादातर मेरे पास ही सोते थे, और जब से आर्यन की मौत हुई थी तभी से बच्चे मेरे पास ही सोया करते थे। इसलिए मोनिका अब अपने कमरे में अकेली ही होती थी। लेकिन अब वो रात के समय ऐसा क्या कर रही थी जो उसके कमरे से धीमी धीमी आवाजें आ रही थी। अगले दिन मैंने देखा कि मेरी बहू बहुत ज्यादा थकी हुई है। दिन का समय था। जब मैं नहाने के लिए अपने कमरे के अटैच बाथरूम में गई तो मैंने देखा कि हमारे बाथरूम का गीजर खराब हो चुका था, और सर्दियों में हमेशा मैं गर्म पानी से नहाया करती थी। मैंने बहू को इस बारे में नहीं बताया और खामोशी से उसके बाथरूम में नहाने के लिए चली गई। लेकिन जैसे ही मैं उसके बाथरूम में घुसी तो मुझे बाथरूम में एक ऐसी चीज दिखाई दी जिसे देखकर मैं चौंक गई थी। वो थी एक छोटी सी मूंछ जो नकली थी, जिसे लोग एक्टिंग वगैरह करने में लगाया करते हैं। ये नकली मूंछ थी, मगर ये मूंछ मेरी बहू के बाथरूम में क्या कर रही थी। मैं नहाकर जब बाहर निकली तो अपनी बहू से उस मूंछ के बारे में पूछा। मेरी बहू तो घबरा गई और कहने लगी कि माँ जी, कौन सी मूंछ। मैंने उसे वो मूंछ दिखाई और कहा कि ये बाथरूम में रखी हुई थी। ये किसकी मूंछ है और कौन लगाता है इसे। तो बहू उसे देखकर मुस्कुराने की एक्टिंग करने लगी। कहने लगी, ओ अच्छा, ये मूंछ, ये तो हमारे स्कूल में फैंसी ड्रेस कंपटीशन हुआ था, उसमें एक बच्चा लगाकर आया था। ये मुझे अच्छी लगी थी, इसलिए मैं इसे घर लेकर आ गई। मैंने सोचा कि मैं इसे लगाकर अपने बच्चों को दिखाऊंगी तो बच्चे हंस पड़ेंगे। मैंने कहा, बहू, मगर तुमने इसे बाथरूम में क्यों रखा हुआ था। उसने मेरे हाथ से उसे ले लिया और कहने लगी कि कल मैं इसे उसी बच्चे को वापस कर दूंगी। मुझे तो मोनिका की कुछ हरकतें ठीक नहीं लग रही थी। अब हमारे घर में बहू के नौकरी करने से किसी तरह की कोई परेशानी नहीं थी, और मेरी जिंदगी भी बड़े आराम और सुकून से गुजर रही थी, क्योंकि अब मोनिका घर और बाहर दोनों तरफ की जिम्मेदारियों को अच्छी तरह से निभा रही थी। बच्चे अभी भी सबसे ज्यादा प्यार मुझसे ही करते थे। एक रात मुझे नींद नहीं आ रही थी। अचानक मुझे आहट हुई जैसे हमारे घर के दरवाजे पर कोई है। मैं फौरन ही अपने कमरे से निकली और घर के दरवाजे तक पहुंची तो वहां पर कोई भी नहीं था। ये बड़ी अजीब सी बात थी। आखिर ये हमारे घर में क्या हो रहा था। अगले दिन मुझे मेरे पोते ने भी बताया कि कभी कभी उसने भी रात के समय घर में हलचल होती हुई महसूस की है। अब तो मैं सावधान हो गई थी और मुझे भी किसी गड़बड़ का एहसास होने लगा था। इधर मेरी बहू थी जो हमेशा मुझे थकी थकी महसूस होती थी। सबसे ज्यादा थकी हुई वो मुझे सुबह को लगती थी। मुझे तो कभी उस पर रहम नहीं आया था और हमेशा मैंने उसे नौकरानी की ही तरह ट्रीट किया था। अब मैं रात के समय हमेशा सावधान रहती थी और मेरी नज़र घर के दरवाजे पर ही टिकी होती थी, क्योंकि मुझे ज्यादातर आहट बहू के कमरे से और अपने घर के दरवाजे से ही आती थी। एक रात मैंने देखा कि मुझे धीमी धीमी आवाज आ रही है, जैसे बहू अपने कमरे में चल रही है। मैं जैसे ही बहू के कमरे की तरफ जाने लगी तो मैंने रात के अंधेरे में देखा कि उसके कमरे से कोई मर्द बाहर निकला है, जिसने मर्द जैसे कपड़े पहने हुए थे। लेकिन अंधेरा ज्यादा होने की वजह से मैं उसका चेहरा ठीक से नहीं देख पाई। वो तो हमारे घर के दरवाजे से बाहर निकल गया था। मैं धीरे धीरे चलती हुई दरवाजे तक पहुंची, मगर इतनी देर में वो हमारे घर से निकल चुका था। ये सब देखकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी कि मैं तो अपने बेटे के लिए इतनी सीधी सादी बहू लेकर आई थी। इसका मतलब ये है कि मेरे बेटे के मरने के बाद बहू को मजे आ रहे हैं। वो दूसरे लोगों को रात को मिलने बुलाती है, तभी तो बच्चों को और मुझे इतने समय से घर में आहट होती हुई क्यों महसूस होती है। मुझे अब अपनी बहू को रंगे हाथों पकड़ना था। मैंने दिन निकलते ही सबसे पहले इस बारे में बच्चों को बताया था। बच्चे तो पहले ही अपनी माँ को ज्यादा मुंह नहीं लगाते थे, क्योंकि उन्होंने भी अपने पिता से अपनी माँ को डांट खाते हुए देखा था। इसलिए उनको यही लगता था कि उनका पिता उनको सही बात पर डांट रहा है, और मैं भी हमेशा बच्चों से उनकी माँ की बुराई करती रहती थी, ताकि बच्चों के दिल में भी हमेशा मेरे लिए मोहब्बत बरकरार रहे। वो मेरी मोहब्बत अपनी माँ को न दे। अब मुझे समझ आ गया था कि बहू रात को इस मर्द को अपने कमरे में मिलने के लिए बुलाती है, और इस मर्द की हिम्मत तो देखो, ये घर के दरवाजे से अंदर आता है। मैंने सोच लिया था कि मुझे कुछ न कुछ तो करना होगा। अगली रात मैं फिर से जागती रही
तो मैंने फिर से उसी मर्द को अपनी बहू के कमरे से निकलते हुए देखा। आज तो मैंने उसे साफ साफ देख लिया था और मेरा शक भी दूर हो गया था। मैंने बच्चों को सुबह होते ही जब इस बारे में बताया तो बच्चों ने अपनी माँ से नफरत करने में बढ़ोतरी पैदा कर ली और वो ज्यादातर मेरे पास ही रहने लगे थे। बहू बच्चों के करीब जाती तो बच्चे उससे कोई बात ना करते थे, बल्कि उसे देखकर मुंह फेर लिया करते थे। हर रात मैं कुछ ऐसा ही देख रही थी, लेकिन अब मुझे कुछ ऐसा करना था कि बहू की सारी सच्चाई खुलकर मेरे सामने आ जाए। सबसे पहले मुझे इस इंसान को पकड़ना था। ये कौन था? हमारे मोहल्ले का था या फिर मेरी बहू का कोई जानने वाला था? मैंने इसे पकड़ने का फैसला किया। एक रात जैसे ही मैंने बहू के कमरे में उस लड़के को निकलते हुए देखा तो मैं उसको पकड़ने के लिए उस पर लपकी। मैंने अपने इस प्लान में बच्चों को भी शामिल कर लिया था। बच्चों ने फौरन ही घर की सारी लाइट ऑन कर दी। उस लड़के ने बिल्कुल ऐसे कपड़े पहने हुए थे जैसे कपड़े मेरा बेटा पहनकर फैक्ट्री जाया करता था। उसने अपने चेहरे पर हाथ रख लिया और मुझे जमीन पर धक्का देकर खुद घर से भाग गया। मैं जमीन पर गिरकर कुछ न कर सकी थी। बच्चे भी उसे पकड़ते रह गए थे, मगर वो हाथ नहीं आया। और उसी समय मैंने और बच्चों ने बहू के कमरे का दरवाज़ा जोर जोर से बजाया, मगर दरवाज़ा तो बाहर से बंद था। जैसे ही हमने दरवाज़ा खोल कर देखा तो वहाँ मोनिका मौजूद ही नहीं थी। इतनी रात के समय मोनिका कहाँ गई थी? ये सब देखकर तो मेरा खून खौल उठा और मैंने सोच लिया था कि अब बहू की खैर नहीं है। बच्चे भी कहने लगे कि दादी, आज मम्मी को मत छोड़ना। आखिर वो इतनी रात को घर से कहाँ चली गई और ये घर में दाखिल होने वाला लड़का आखिर कौन है? आज उनसे सारे सवालों का जवाब लेना। रात से दिन निकल आया था, मगर बहू घर वापस ही नहीं आई थी। मेरे दिल में कुछ बुरे ख्याल भी आ रहे थे कि जो लड़का यहाँ आया था कहीं उसी ने तो बहू को किडनैप नहीं कर लिया। लेकिन मैं खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी। सुबह का समय हुआ तो बहू घर वापस आ गई थी। मैं और बच्चे गुस्से से उसे घूर कर देख रहे थे। मैंने कहा, तुम सारी रात कहाँ थी और तुम अब कहाँ से आ रही हो? बहू बुरी तरह से कांप रही थी और बात को घुमाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अचानक मेरी नज़र मेरी बहू की कलाई पर गई। मैंने उसकी कलाई पकड़ी। इससे पहले वो मुझे कोई जवाब देती, मैंने उससे एक और सवाल कर लिया। मैंने कहा, तुम्हारे हाथ पर ये निशान कहाँ से आया? मैंने बहू के चेहरे की तरफ देखा जो साफ साफ कुछ छुपाने की कोशिश कर रही थी। मैंने फौरन ही उसके सर से दुपट्टा हटाया। उसके सर से पल्लू हटाते ही हम तीनों की आंखें फटी की फटी रह गई थी और मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि जो कुछ भी मैं देख रही हूँ वो सब कुछ सच है। मैंने चिल्लाकर कहा कि ये सब कुछ क्या है? आखिर तुम क्या करती फिर रही हो? मुझे सब सच बताओ। बहू बुरी तरह से घबरा गई थी। वो मेरे पैरों में बैठकर फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी कि माँ जी, आप गुस्सा मत करो, मैं आपको अभी सच सच बताती हूँ। मेरी नज़र जब अपनी बहू की कलाई पर गई तो मुझे याद आया कि रात जो लड़का घर में आया था और जिसको मैंने दबोच लिया था, उसकी कलाइयों को मैंने इतनी बुरी तरह से दबोच लिया था कि मेरे नाखूनों के निशान अच्छी तरह से उसकी कलाई में गड़कर रह गए थे इसलिए वो बुरी तरह से घबरा गया था और भागने की कोशिश कर रहा था। सुबह जब मेरी बहू घर के अंदर आई तो उसकी कलाइयाँ भी कुछ इसी तरह से जख्मी थी जैसे किसी ने उसकी कलाई में नाखून गाड़ दिए हों। और जब मैंने उसके सर से पल्लू हटाया, जिस पर मुझे हमेशा से शक रहता था कि वो सर पर पल्लू क्यों रखे रहती है, कभी उसे उतारती क्यों नहीं है, तो उसके बाल बहुत छोटे छोटे थे और बॉय कट टाइप के थे, जैसे लड़के करवा लेते हैं। बहू रोते हुए कहने लगी कि माँ जी, घर के हालात आर्यन के जाने के बाद बहुत ख़राब हो गए थे। आपने मुझे बड़ी मुश्किल से स्कूल में टीचिंग करने की परमिशन दी थी, लेकिन स्कूल में टीचिंग करने से मुझे मामूली से पैसे मिल रहे थे। मेरे पति फैक्ट्री में काम किया करते थे जहाँ पर वो काफ़ी सारे पैसे कमाया करते थे, लेकिन वो मर गए तो मैंने सोचा कि वहाँ उनकी जगह भी तो फैक्ट्री में किसी कर्मी की ज़रूरत होगी, तो क्या मैं उनकी जगह काम नहीं कर सकती? हमारे समाज में औरतों को मर्दों से कम समझा जाता है, लेकिन औरत किसी मर्द से कम नहीं होती। वो औरत बनकर भी अपने हिस्से का काम कर सकती है और मर्द बनकर भी मर्द के हिस्से का काम कर सकती है। घर का सारा खर्च आर्यन के मरने के बाद जब मेरे हाथ में आ गया था, मैं पैसे कमा रही थी, लेकिन खर्च इतने ज़्यादा थे कि पूरे महीने की सैलरी एक ही बार में ख़त्म हो जाती थी और बाकी के दिनों के लिए कुछ नहीं बचता था। इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं अपने पति की जगह फैक्ट्री में काम करूंगी। मैं वहाँ लड़का बनकर गई तो वहाँ मुझे नौकरी मिल गई और मैं उतने ही पैसे कमाने लगी जितने मेरे पति कमाया करते थे। अब मेरे पास बच्चों की पढ़ाई के लिए भी पैसे बच रहे थे और बाकी के कामों के लिए भी।
दिन में मुझे घर के भी काम करने होते हैं, स्कूल भी जाना होता है, और आप मुझे कभी भी फैक्ट्री में नौकरी करने की परमिशन नहीं देती। और उस फैक्ट्री में सारे ही मर्द काम करते हैं, इसलिए मैं वहां जाकर रात को सब लोगों के सो जाने के बाद नाइट ड्यूटी करती हूँ। मैं यहाँ से तैयार होकर आर्यन के कपड़े पहनकर खामोशी से घर से निकल जाती थी और फिर उसके बाद घर के अंदर दिन निकलने से पहले पहले वापस आ जाती थी। लेकिन आज आपने मुझे देख लिया। आपने ही नहीं बल्कि एक बार फैक्ट्री में भी मुझे एक लड़के ने देख लिया था और वहाँ सारे लोगों को मेरी सच्चाई के बारे में पता चल गया था। वहाँ के मालिक मुझे नौकरी से निकालना चाहते थे, मगर फिर जब मैंने उन्हें अपनी परेशानी बताई और बताया कि मैं उनकी ही फैक्ट्री में काम करने वाले आर्यन मल्होत्रा की पत्नी हूँ, तो उन्होंने मुझे वहाँ नौकरी करने की अनुमति दे दी और वहाँ पर मौजूद लोगों से कहा कि ये लड़की यहाँ पर लड़कों के ही गेटअप में आएगी और इसे कोई परेशान नहीं करेगा। ये जो काम कर रही है इसे खामोशी से करने दिया जाए। बहू फूट फूट कर मुझे अपनी कहानी सुना रही थी। आराध्या और अंशुमन भी खामोशी से उसकी बातें सुन रहे थे। मैंने देखा था कि आज बच्चों की आंखों में मेरे साथ साथ आंसू थे, क्योंकि अपनी जिस बहू को मैं हमेशा बुरा समझती आई थी उसने मेरे और मेरे परिवार के लिए क्या कुछ नहीं किया था। मैं अपने आप पर बहुत शर्मिंदा हुई थी, जिसने अपनी हीरे जैसी बहू को हमेशा परेशान किया था। मेरे दिल में हमेशा यही रहता था कि अगर मेरे ससुराल वालों ने मुझे परेशान किया है तो मैं भी अपनी बहू को परेशान करूंगी। लेकिन जैसा साहस मेरी बहू ने दिखाया, ऐसा साहस तो मैंने कभी नहीं दिखाया था। मैंने कभी ये क्यों नहीं सोचा कि जो तकलीफ मैंने बर्दाश्त की है वो कभी मैं अपनी बहू को नहीं दूंगी। मेरी बहू ने घर और घर की जिम्मेदारियों को इतनी अच्छी तरह से संभाला था कि मुझे खबर भी नहीं होने दी थी। ये बात सच है कि औरत सब कुछ कर सकती है, लेकिन वो औरत सब कुछ कर सकती है जो सब कुछ करने की हिम्मत रखती है। मेरी बहू बहुत हिम्मत वाली है। मैंने अपनी बहू से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी और कहा कि बहू, तुमने मेरे लिए, मेरे घर के लिए ये सब कुछ किया। मैं बहुत खुश हूँ, मगर मुझे माफ़ कर दो। मैंने हमेशा तुम्हें अपने बेटे से दूर रखा, यहाँ तक कि तुम्हारे बच्चों से भी तुम्हें दूर रखा, लेकिन ये नहीं समझा कि धीरे धीरे ऊपर वाला मुझे भी मेरे अपनों से दूर कर रहा है। मेरा पति मुझे छोड़कर चला गया, मेरा जवान बेटा मुझे छोड़कर चला गया। शायद ये मेरे किए की सज़ा थी, लेकिन मैंने उसको नहीं समझा। लेकिन आज तुम्हारे मुँह से जो कहानी मैंने सुनी है उसे सुनकर मुझे बहुत अफसोस हुआ। बहू, मुझे माफ़ कर दो। मैं फूट फूट कर रो रही थी। बच्चे भी मेरे पास आ गए थे और अपनी माँ से माफ़ी मांग रहे थे। मेरी बहू दिल की इतनी अच्छी थी कि उसने फ़ौरन ही हम दोनों को माफ़ कर दिया। मैंने उसे इजाज़त दे दी कि वो अपनी ज़िंदगी में जो करना चाहती है वो कर सकती है। मैंने तो ये भी नहीं सोचा कि मेरी बहू अभी जवान है, उसके बच्चे मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मैं चाहती तो उसके बच्चों की परवरिश कर सकती थी और मोनिका भी अपनी ज़िंदगी की शुरुआत किसी दूसरे मर्द के साथ शादी करके कर सकती थी, मगर उसने ऐसा मेरे लिए और अपने बच्चों के लिए नहीं किया। मेरी बहू काफ़ी दिनों तक अपने पति के कपड़े पहनकर उसकी फैक्ट्री में काम करने के लिए जाने लगी थी। वहाँ पर घरेलू सामान बनाया जाता था, जहाँ काम करते करते उसे हर चीज़ की नॉलेज हो गई थी और फैक्ट्री का मालिक भी ये बात अच्छी तरह से जानता था कि वो कोई लड़का नहीं बल्कि लड़की है। कुछ समय गुजरने के बाद एक वक्त ऐसा आया जब मेरी बहू की फैक्ट्री का मालिक हमारे घर आया, जिसकी उम्र लगभग 45 साल थी। उसने मेरी बहू को प्रपोज किया और कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तुम मुझे एक बहुत साहसी लड़की लगी हो, जो अपने परिवार के लिए एक आदमी और औरत दोनों बनकर उनका ख्याल रखती है। मैंने सारी ज़िंदगी शादी नहीं की क्योंकि मैं अपने परिवार की जिम्मेदारियों के बीच दबकर रह गया। अपने सारे छोटे भाई बहन की शादी करवा दी, लेकिन उनकी खातिर कभी अपनी शादी नहीं की। मगर तुम्हें देखकर मुझे ये एहसास हुआ कि तुम्हारी और मेरी ज़िंदगी एक जैसी है, तो क्या हम दोनों एक नहीं हो सकते? बहू ने जब उसकी पूरी बात सुनी तो वो मुझसे डरने लगी थी। उसे लगा कि कहीं मैं उस पर उसके मालिक की बातें सुनकर किसी तरह का कोई गलत आरोप न लगा दूं, मगर मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने और बहू के बच्चों ने उसे पूरी परमिशन दे दी कि तुम चाहो तो इस आदमी के साथ शादी कर सकती हो। वो आदमी बहुत अमीर था। उसने कहा था कि मैं तुम्हारे बच्चों की देखभाल भी बहुत अच्छे से करूँगा और तुम्हें भी बहुत खुश रखूँगा, फिर तुम्हें कहीं नौकरी करनी नहीं पड़ेगी। मैंने और बच्चों ने बहू को बहुत समझाया था, मगर बहू उस इंसान से शादी नहीं करना चाहती थी। लेकिन मेरे बहुत समझाने पर बहू मान गई थी और फिर इस तरह मोनिका की शादी उसके मालिक के साथ हो गई। वो आदमी हमें भी अपने साथ अपने घर ले आया। उसने मेरा और मोनिका का और बच्चों का बहुत अच्छे से ख्याल रखा। मैं खुश हूँ कि मुझे एक ऐसी बहू मिली जिसने मेरा बेटी बनकर ख्याल रखा
हम हमेशा बहुओं को बहू की तरह ही ट्रीट करते हैं। कभी बहू को बेटी बनाकर देखिए और इसी तरह से उसकी तकलीफ को समझिए, तब आपको पता चलेगा कि वो भी हमारे लिए क्या कुछ नहीं कर सकती। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।